नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। अब तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें संधि के भी थे। अभी पिछले वीडियो ही मैंने संधियों पर समाप्त किए हैं। संधि बताई आपको, संधि विच्छेद बताया। आज हम संधियों का अभ्यास करेंगे। संधि कैसे की जाती है और किस प्रकार पहचान की जाती है, आज हम उनका आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में जितनी भी मैंने यहाँ पर शब्द दिए हैं जिनकी हमको संधि करनी है, वो मैंने रैंडमली रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्वर संधि पहले ले ली फिर व्यंजन फिर विसर्ग, सभी मैंने रैंडमली लिए हैं। किस तरीके से हमको पेपर में प्रश्न आता है, किस तरीके से हमको पहचानना होता है कि संधि कौन सी है, उसी आधार पर हम उसको हल करते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ करिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी इसको शुरुआत करते हैं। चलिए पहले पे ही चलते हैं। सबसे पहला है आपका अभिधन ईष्ट। पहला क्या है आपका? अभिधन ईष्ट। अभिधन ईष्ट की यदि बात करी जाए तो पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर स्वर संधि की बात करी जाएगी तो सबसे पहले हमें इसको देखना होता है क्या ये स्वर संधि है या व्यंजन है या विसर्ग है। ये देखते ही पता चल जाता है। अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि है, अगर एक तरफ स्वर नहीं है कम से कम और दूसरी तरफ व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। तो देखिए क्या दोनों तरफ स्वर है? हाँ जी, दोनों तरफ क्या है? स्वर है। तो ये कौन सी है? आपकी स्वर संधि है। अब स्वर संधि में भी कौन सी है वो देखना है आपको। अगर हम देखें तो पहली संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है? समान स्वर मिलते हैं, आ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ और री से री। तो आप पहचान सकते हो जब दोनों तरफ ई दी हुई है तो आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 4 स्टेप में संधि करना। तो सीधी सी बात है, पहले शब्द में से उतना यानी कि अंतिम वर्ण को निकाल लीजिए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को निकाल लीजिए। तो दोनों तरफ से हमको क्या मिल रहा है? छोटी ई मिल रही है। तो छोटी ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। अब इस बड़ी ई का हमको करना क्या है कि जो कुछ हमारे पास बचा है उसके साथ में जोड़ देना है। अब इस ई को तो लगा दीजिए भा पर, तो ये शब्द आपका बन जाएगा अभी, और जो इधर बचा है उसको पीछे से लिख दीजिए, क्या बनेगा? अभीष्ट। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। पहला उदाहरण हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है सत धन बुद्धि। सत धन बुद्धि। अब सत बुद्धि की बात करी जाए तो क्या दोनों तरफ स्वर है? नहीं, दोनों तरफ क्या? एक तरफ क्या? दोनों तरफ ही आपके व्यंजन है। ये ता है, ता के नीचे हलंत लग रहा है, इसका मतलब इधर व्यंजन है, और ये वा से शुरू हो रहा है तो इधर भी क्या है? व्यंजन है। तो ये आपकी सीधे सीधे कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि का पहला ही नियम क्या है कि यदि किसी अघोष के बाद में सघोष आता है तो अघोष अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। इस ता को अपने तीसरे में बदल दीजिए। किस में बदल देंगे? दा में बदल देंगे। ठीक है, जो बाकी का बचा उसको ऐसा कैसे ही उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? सद्बुद्धि। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या है? देखिए क्या दोनों तरफ स्वर है? हाँ जी, दोनों तरफ स्वर है। उधर आ है और इधर ई है। तो जब दोनों तरफ स्वर है तो ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी है वो देखते हैं। समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है, अर्थात अ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ और री से री, तो दीर्घ हो जाता है। गुण संधि उसके बाद में आती है। गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ से जब ई, ऊ या री में से कोई मिलेगा तो कौन सी होती है? गुण संधि होती है। क्या या देखिए आ से ई मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जो मैंने स्टेप बताए हैं उसी हिसाब से आप करिए। पहले शब्द से आपको आ लेना है, दूसरे शब्द से ई लेना है, इस तरीके से। अब इन आ और ई को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब इस ए को कहाँ लगाएंगे? इस जा के ऊपर लगाएंगे। शब्द आपका बन के आएगा राजेंद्र। बात क्लियर हो गई? समझ में आया आपके? तो कौन सी संधि हो गई है? गुण स्वर संधि हो गई। चलिए अब अगले पे आते हैं, विनय धन अक। देखते हैं क्या दोनों तरफ स्वर है? हाँ जी, इधर बड़ी ए से समाप्ति हो रही है, इधर आ से शुरुआत हो रही है, अर्थात प्लस के दोनों तरफ यदि स्वर हो तो स्वर संधि होती है। अगर दोनों तरफ व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है, या एक तरफ स्वर ना हो व्यंजन हो तब भी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। चलिए देखते हैं, इधर क्या है? बड़ी ए है और इधर आ है। चलो पहले तोड़ ही लेते हैं। देखिए इधर से मिली आपको बड़ी ए और इधर मिला आ। चलिए देखते हैं ये ए और आ का मेल किस संधि में होता है। तो दीर्घ संधि आप समझ ही गए, गुण संधि भी आप समझ गए कि आ या आ से ई ऊ री मिलते हैं तो कौन सी हो जाती है? गुण हो जाती है। वृद्धि में क्या होता है कि जब आ या आ से ए ओ और ओ मिलता है। ठीक है,
आ या आ से मिलता है, यानी कि पहले पार्ट में आ या आ होना चाहिए और दूसरे पार्ट में ए ओ और ओ होना चाहिए, तब जाके कौन सी होती, गुण। अब आते हैं अगली यण। यण में क्या होता है कि ई ऊ या री से जब कोई असमान स्वर मिलता है, तो यहां पर इधर है क्या, ए है, तो इसका मतलब ये यण भी नहीं है। अब अयादी में क्या होता है कि जब ए ओ और ओ से कोई असमान स्वर मिलता है, तब कौन सी होती है आपकी, अयादी संधि होती है। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर अयादी संधि है। अब देख भी लेते हैं कि शब्द क्या बनेगा। देखिए, जब ए से कोई असमान स्वर मिलता है तो छोटी ए होगी तो अय में बदलेगी, और अगर बड़ी ए है तो आय में बदल जाएगी। और ये मात्रा किसकी है, अ की है, तो इस या के ऊपर लग जाएगी। बाकी का जो बचा आपका वो ऐसा का ऐसे उतार दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा आपका, देखिए ये ना पर लगा दीजिए तो शब्द क्या बना, बिना, और ये य और फिर जो बचा हुआ है का इसको, तो ये आपका शब्द क्या बनेगा, विनायक बनेगा। बात क्लियर हो गई आपकी यहां तक। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो आपका है, मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं विनायक को, ठीक। अगला आपका जो शब्द है वो है, देखिए सम धन कृत, सम धन कृत। अब यहां पर देखिए एक तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ भी व्यंजन है, तो इसका मतलब ये शुद्ध तौर पर व्यंजन संधि है। बात क्लियर हो गई। अब व्यंजन संधि है तो इसमें कौन सा नियम लगेगा वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आधा मां कहीं दिखाई दे पहले शब्द में, तो उस मां को बदल के किस में बदल देते हैं, बिंदी में बदल देते हैं, अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये जो सम है ये तो बदल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ये जो दोनों उदाहरण है वो एक से ही है। ये मैंने कहा था ना व्यंजन संधि में कुछ नियम आपके रह गए हैं, तो वो ये वही नियम है। देखिए एक संस्कृत में क्री धातु है, क्री, क्री का अर्थ होता है करना, हिंदी में इसको बोले तो करना, ठीक है। और इसको कार रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। किस रूप में, कार रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो समझिएगा कि यदि मां के बाद में क्री धातु आए, संस्कृत का नियम है, मां धातु के बाद में, वो मां व्यंजन के बाद में क्री धातु आता है, तो संधि करते समय दोनों के बीच में सा और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, सा, अर्थात सा का आगम होता है। कैसे होता है, देखिए अब ये सा पर तो आपने मां को अनुस्वार में बना दिया। अब देखिए कृत आपने लिखा, तो इनके बीच में क्या और घुस आएगा, आधा सा और घुस आएगा, तो ये शब्द क्या बनेगा, संस्कृत बनेगा। इसी तरीके से इधर देखते हैं, इस मां को बदल दीजिए बिंदी में, तो ये किस में बदल जाएगा, सम। अब ये कार शब्द है, मैंने बताया था क्री धातु है, क्री धातु का अर्थ है करना और कार, तो सीधी सी बात है ये भी शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। तो ये नियम आपको याद रहेगा, ठीक है। इस नियम को आप दोबारा से समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक नियम था इसका, ये आपका नियम रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऊ धन ऋण, ऊ धन ऋण, अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ ही क्या है, स्वर दिया हुआ है। अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि है। अब देखते हैं ऊ से असमान स्वर किस संधि में मिलता है। अगर आपको ध्यान हो तो यण संधि में क्या होता है कि ई ऊ और री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है, तब ये संधि होती है। तो आप देखिए कि जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाता है, वा में। किस में, वा में बदल जाता है। मैं थोड़ा छोटा लिखूं, देखिए ऊ बदल जाता है वा में, और वा के ऊपर ये मात्रा किसकी है, री की, तो इस वा पर री की मात्रा लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्री हो जाएगा। और बाकी का जो बचा ये छा था, मैंने ऊ धन ऋण कर दिया था, ये हाँ वृक्ष है, ठीक है, ऊ धन वृक्ष, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई, या आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए इधर से आपको क्या मिलेगा, ऊ, इधर से आपको क्या मिलेगा, री, जो बच गया उसको अलग रख दीजिए। अब यहां देखिए जब ऊ से कोई असमान स्वर मिलता है तो ऊ बदल जाता है वा में, और री की मात्रा या जो भी इधर मात्रा होती है इस वा पे लगा दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्री हो जाएगा। और जो बचा है वो उसके साथ में लगा दीजिए, तो शब्द क्या बनेगा आपका, वृक्ष बनेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। चलिए अगले पे आते हैं, भूधन ऊर्जा, और ऊर्जा हो गया ऊर्जा। अगर आप देखोगे क्या दोनों तरफ स्वर है, हाँ जी दोनों तरफ स्वर है। अगर दोनों तरफ स्वर है तो सीधी सी बात है कि ये स्वर संधि है। और अगर दोनों तरफ ही समान स्वर दिखाई दे रहे हैं तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ दीर्घ संधि है। तो अगर दीर्घ संधि है तो देखिए उसके अनुसार भी, इधर ऊ मिला छोटा, इधर बड़ा ऊ मिला, जो बच गया उसको ऐसा कैसे उतार दीजिए, ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ बन जाते हैं। इस ऊ को इस पर लगाइए तो क्या बनेगा, भू।
अब ये जो बचा है उसको लिख दीजिए, क्या बन गया, भूर्जा बन गया। ठीक है, यहां तक संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, अगला है निह धन फल। अब देखिए पूर्व पद में यदि विसर्ग लगा है तो वो विसर्ग संधि ही होगी, ये निश्चित तौर पर आप जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए मैंने बताया था कि यदि विसर्ग के बाद में, हाँ जी, विसर्ग के बाद में खास तौर पर यह और ओह के बाद में क ख ट ठ या प फ आते हैं तो ये जो विसर्ग है ये षटकोण वाले शाम में बदल जाता है। तो ये आपका जो विसर्ग है उसको बदल दीजिए, षटकोण वाले शाम है तो निश और फल, बात क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रतिधन अक्षी। प्रतिधन अक्षी की बात करी जाए तो इधर ई है और इधर आ है, इसका मतलब ये स्वर संधि है और यण स्वर संधि है। यण में क्या होता है कि ई उ और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तोड़ के भी आप देख लीजिए। देखिए जितने की जरूरत उतने को बाहर निकालिए, अ और शी। अब ई और अ जब मिलेंगे तो ई तुरंत बदल जाती है या में, और अ की मात्रा इसके ऊपर लगा देंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, प्रत्यय। अब ये जो छी है इसको छा में बदल देंगे। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, ई की मात्रा कहां चलेगी वो समझिए कि देखिए अक्षी जो शब्द है, अक्षी शब्द का जब किसी के साथ में संधि होती है तो ये जो अक्षी शब्द है ये अक्ष में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अक्ष में। अर्थात इसका अगर हम प्रत्यक्ष का विच्छेद भी करेंगे तब भी यही निकल के आएगा, प्रतिधन अक्षी। तो बात आपकी क्लियर हो गई। तो प्रत्यक्ष का क्या बनेगा, प्रतिधन अक्षी। ये आप देख ही चुके हो। अब आते हैं हरे धन आ। अब मैंने आपको ये बताया था, पूछा भी था कि जब ए और ए मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है। ठीक है, यही बताया था ना। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहली बात, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि निश्चित है, बात क्लियर हो गई। अब स्वर संधि में भी क्या है, पहली कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, समान से समान स्वर मिलते हैं, लेकिन वही तो मिलेंगे जो उस समय पर उपस्थित हो। उस समय पर आपके पास ए नहीं है। ए कब आती है आपके पास, जब आप गुण संधि या वृद्धि संधि करते हो। बड़ी ए कब आती है, जब आप वृद्धि करते हो। छोटी ए कब आती है, जब आप गुण संधि करते हो। और गुण संधि से पहले आती है दीर्घ संधि। अर्थात दीर्घ संधि के समय पर ना आपके पास ए होती है, ना ओ होता है, ना ए ना ओ, कुछ नहीं होता। तो आप उसको दीर्घ संधि में कहां रख सकते हो, याद रखिएगा ए ओ और किस में आते हैं, ये आते हैं अयादी संधि में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये अयादी संधि है, तो अयादी संधि के साथ इसको देखते हैं। ह र, इधर से क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगी, इधर भी छोटी ए है, दोनों को मिला दीजिए। जब ए के बाद कोई असमान स्वर आता है, देखिए असमान ही माना जाता है। मैंने आपको बताया था क्यों असमान माना जाता है, जरा इसको तोड़िए। आ और ई, और ये क्या है, आ और ई। तो देखिए ये क्या है, असमान ही तो है। क्या है, असमान है। तो असमान होने की वजह से ही इनको समान नहीं माना जाता, इसीलिए ये आपके कहां जाएंगे, आपके अयादी में जाएंगे। समान स्वर तो ये वैसे भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ए के बाद यदि ए आएगा तो किस में बदलेगा, ए तो बदल जाएगा अय में। किसमें, ए में बदल जाएगा। और ये वाली जो मात्रा होती है वो या के ऊपर लग जाती है, तो क्या हो गया, ए। अब इसके साथ में से जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हराई। अगर मैं इसकी बात करूं, ये संस्कृत में प्रयुक्त होती है संधि, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि हरे कोई शब्द हमारे यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ रूप नहीं चलते, हमारे यहाँ कारक विभक्ति हिंदी में जुड़ती है तो वो अलग से लिख दी जाती है। जैसे राम ने राम का, राम से, राम को, राम पर। ऐसा नहीं है राम रामेण रामाय रामत, राम से रामे रामा, ये नहीं चलता। ये अपने यहाँ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये हिंदी में ये शब्द प्रयोग होता ही नहीं है, तो इसको हिंदी में माना भी नहीं जाता है। लेकिन आपको कराने के लिए मैंने यहाँ पर ये करा दिया है कि जब ए से ए मिलेगा तो कौन सी संधि होगी। बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं इसमें मातृधन आनंद। अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपको मिल रही है री, इधर मिल रहा है आ। ऐसा किस संधि में होता है, हाँ जी ठीक समझे आप, ई उ और री के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो यण संधि होती है। तो यहां पर भी कौन सी है, यण है। तो अब देखते हैं करना क्या है कि री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है। ठीक है, और ये आ की मात्रा जो इधर स्वर होता है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आपका शब्द क्या बन रहा है, मातरानंद। अब यहां समझिए कि जब ता से रा मिलता है, आधे ता से रा, तो वो त्रा में बदल जाता है। तो ये जो शब्द आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मात्रानंद, मात्रानंद। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अगले पे आते हैं, परम धन तू। मैंने क्या बताया था
व्यंजन संधि है, इधर व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि है। इसमें देखिए माँ का नियम लग रहा है कि माँ के बाद में यदि कोई भी व्यंजन होता है तो माँ को हम तुरंत अनुस्वार में बदल देते हैं और शब्द क्या बनेगा, परम, और ये क्या बन जाएगा, तू। बात सही है आपकी। चलिए अब आते हैं अगले पर, श्रीमत शंकराचार्य। अब मत की बात करी जाए, इधर व्यंजन है इधर भी व्यंजन है, तो ये कौन सी है, व्यंजन संधि है। अब याद करिए मैंने क्या बताया था कि त के बाद यदि शा आता है तो दोनों के स्थान पर चा या चा और छा हो जाता है। क्या हो जाता है, चा और छा हो जाता है। तो ता को बदलते हैं चा में और शा को बदल देते हैं छा में। तो जो शब्द आपका बन के आएगा तो क्या है, देखिए ता को में बदला चा में और शा को किस में बदलेंगे, छा में। जो आपका शब्द निकल के आएगा वो ये है, श्रीमद शंकराचार्य। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन संधि सही है आपकी। ठीक है, चलिए विधन सम, विधन सम। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी संधि हो रही है, इधर स्वर है लेकिन इधर स्वर नहीं है, इधर क्या है, व्यंजन है। अब नियम पे आते हैं कि यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और मात्रा होती है तो सा को शा में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर, नदी धन ऊर्मी। सबसे पहले देखिए क्या दोनों तरफ स्वर है, हाँ जी दोनों तरफ ही स्वर है। और कौन सी संधि है वो अगर आप देखोगे तो एक तरफ है ई और एक तरफ है ऊ। इसका मतलब ई से ऊ का मेल हो रहा है और ई से असमान स्वर का मेल कहाँ होता है, यण संधि में होता है। तो यहाँ पर कौन सी है, यण संधि है। देख लेते हैं यण संधि के हिसाब से। यहां से मिला आपको माफ कीजिएगा बड़ी ई, इधर मिला आपको ऊ और इधर मिला मी। ठीक है, जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई अपना तुरंत रूप बदल के या में आ जाती है और या के ऊपर वो मात्रा लगती है जो इधर वाली होती है। अब देखिए ई से ऊ का मेल है तो ऊ को इसके ऊपर लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब जो आपके पास बचा है उसको देखिए क्या है, ये है आपके पास। चलिए आप अगर इसको ऐसे ही लिख दोगे तब भी सही है, लेकिन दा और या जब मिलते हैं तो ये ध्या बन जाते हैं, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, नद्युर्मी। ठीक है, विद्या वाला, तो क्या बन जाएगा, नद्युर्मी बन जाएगा। चलिए अब इस पे आते हैं, श्रोधन अन। इधर देखिए क्या है, व्यंजन है, वो स्वर है, इधर भी क्या है, स्वर है। दोनों जब स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी, लेकिन ओ आ रहा है इधर और आ रहा है इधर, अर्थात ओ से असमान स्वर का मेल हो रहा है। ऐसा होता है अयादि संधि में। तो अयादि संधि के अनुसार इसको देखेंगे तो देखिए इधर श्र बचा और इधर से हमने क्या लिया, ओ, और इधर मिला हमको आ और बाकी जो बचा ना। ठीक है, ओ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ओ बदल जाता है आब में। यदि छोटा ओ होगा तो अब में बदलेगा। अब इस आ की कोई मात्रा तो होती नहीं है, बस ये वह पूरा हो जाएगा। अब इसको इससे जोड़ना है और इस ना को पीछे से जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा, व्यंजन संधि का एक मैंने नियम बताया था। क्या बताया था कि री, रा और शा के बाद, किसके बाद, री, रा और शा के बाद में कहीं पर भी ना आए उसको रा में बदल देते हैं। तो इस श्र की बात करी जाए तो ये जो शा है ये शा और रा से मिलकर बना है। तो सीधी सी बात है कि रा के बाद में ना आ रहा है तो इस ना को किस में बदल देंगे, रा में बदल देंगे। तो इस शा को पहले इसमें जोड़िए तो ये क्या बना, श्रा व, और ना को बदल देंगे तो णा बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बन रहा है आपका, श्रावण बन रहा है। तो यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब इस पर आते हैं, धातु धन एक। इधर क्या है, छोटा ऊ है, इधर क्या है, छोटी ई है। अगर इधर देखें दोनों तरफ असमान स्वर है तो स्वर ही, तो स्वर संधि निश्चित है, लेकिन असमान स्वर होने की वजह से ये कौन सी संधि हो रही है। अगर हम इसकी संधि को देखें तो जब ऊ से कोई असमान स्वर मिलता है तो ऊ वा में बदल जाता है, ऐसा होता है यण संधि में। तो इस देख लेते हैं निकाल के बाहर। इधर मिला आपको छोटा ऊ, इधर मिली ई, बाकी बचा का। ऊ और ई मिलते ही किस में बदल जाते हैं, वा में बदल जाते हैं। अब ऊ के बाद स्वर कौन सा, ई। अब ई की मात्रा इस पर लगा दीजिए, जो बचा वो ऐसा गया, ऐसा ही लिख दीजिए। क्या बचा, धात्विक। अब इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा धात्विक। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए यशाधन इच्छा की बात करते हैं। इस नियम को बात करी जाए तो देखिए विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो गई।
याद रखिएगा, विसर्ग इधर देखना होता है, इधर तो आप कितने भी विसर्ग लगा लो कोई समस्या नहीं है, किसी में भी लगा दो, इधर विसर्ग से कोई लेना देना है ही नहीं। विसर्ग इधर अगर है तो समझ लीजिए आपकी विसर्ग संधि है। चलिए अब देखते हैं विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो क्या होता है। नियम याद करिए कि अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, बाकी के को ऐसा का ऐसी लिख देते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, यश इच्छा। तो बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए अगला भी आपका विसर्ग संधि का ही है। देखिए क्या है, विसर्ग है, विसर्ग में देखा जाए तो विसर्ग के बाद में यदि चा आता है या छा आता है तो विसर्ग शा में बदल जाता है। कौन से शा में, इस वाले में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको बदल दीजिए इसमें, और ये क्या हो जाएगा आपका शब्द निश्चय हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो अगर इसके देखना चाहते हैं संधि मैंने किस प्रकार पढ़ाई है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएंगी, मैंने सभी की लिंक वहां पर डाल रखी है। चलिए देखते हैं रोदन ई। देखिए थोड़े से शब्द अटपटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका गलत नहीं होगा, और आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो आप ब्रह्मा बनने की कोशिश कर रहे हो, अर्थात एक नवीन निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो मैंने जब अपनी क्लास में करवाया था, कक्षा में पढ़ाते समय, तो इसको रोदन ई को बहुत से लोगों ने क्या कर दिया मालूम है, रुई, क्या कर दिया, रुई। लेकिन ये रुई नहीं बनेगा, आप तुरंत करोगे तो इसी तरीके से गड़बड़ होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहले जितने की जरूरत है उसको अलग कर लो। हमें देखो कितने की जरूरत है, हमें पहले का आखिरी चाहिए, तो पहले का आखिरी है ओ, और दूसरे का पहला चाहिए, और भगवान की कृपा से दूसरे का पहला एक ही है, ई है। चलिए अब देखिए कि ओ के बाद असमान स्वर कौन सी संधि में आता है, ओ के बाद असमान स्वर आता है आपका अयादि संधि में। अब जब ओ के बाद असमान संधि में आता है तो ओ बदल जाता है अब में। देखिए यहां पर मैंने कराया था, कहां गया, हाँ ये बड़ा ओ किस में बदला था, अब में, और छोटा ओ किस में बदलता है, अब में बदलता है। और ये मात्रा किसकी है, ई की। इस वा पे तुरंत लगा दीजिए अभी। अब इस रा को इससे जोड़ दीजिए तो ये क्या बनेगा, रवि बनेगा। बात समझ में आ गई आप, तो रुई नहीं बनेगा, रवि बनेगा, ठीक है। चलिए तद्रूप, तत् धन रूप की यदि बात करी जाए तो यहां देखिए इधर क्या है, व्यंजन है, और इधर भी क्या है, व्यंजन है, तो सामान्य सी बात है कि व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि में देखिए कि यदि ता के बाद में कोई भी, या ता के बाद में, या कहा जाए अघोष के बाद में कोई सघोष आता है तो अघोष अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो इसको बदल दीजिए द रूप। लेकिन रा की एक विशेषता होती है कि यदि रा से पहले कोई व्यंजन आधा होता है तो रा उसके नीचे पदेन रूप में चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, तद्रूप। ठीक, रूप है ये, बड़ा ऊ है तो इधर की तरफ आएगा। देखिए रा पर अगर छोटा ऊ लगता है तो ऐसे, और बड़ा ऊ लगता है तो ऐसे लगता है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं बताऊंगा, रा के नियम कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, शब्द तद्रूप बन जाएगा, ठीक। अब इधर आ जाते हैं स्वधन ऐच्छिक। इधर देखिए क्या है, वाह है, आ है, और इधर ए है। अब ये देखते हैं ये कौन सी संधि है। सबसे पहली बात, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि है, ठीक है। स्वर संधि में भी कौन सी है कि जब अ से ए मिलता है तो ऐसी संधि होती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ से ए या ए, ओ या ओ मिलते हैं, तो होता क्या है कि बड़ी ए जब मिलती है या छोटी ए जब मिलती है आ से तो वो बड़ी ए में बदल जाता है। तो पहले हम जितने की हमें जरूरत है उतना निकाल लीजिए। इधर से चाहिए हमें आ, इधर से चाहिए ए। अब देखिए आ और ए मिलकर क्या बनेंगे, जब ए से पहले आ होता है, आ के बाद ए होती है, तो वो बड़ी ए में बदल जाता है। अब इसको इस पे लगा दीजिए, पीछे का इससे जोड़ दीजिए, तो आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, स्वैच्छिक। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इधर देखते हैं नेह धन आमिष। ये क्या है वो समझिए कि यदि यह के बाद में कोई भी सघोष आ जाए, ये नियम है विसर्ग संधि का तीसरा, कि यदि विसर्ग यानी कि यह के बाद में या ओह के बाद में कोई भी सघोष आ जाए, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, विसर्ग को रा में बदल देते हैं। किसमें, रा में बदल देते हैं। तो देखिए ये शब्द क्या बनेगा, निर्धन आमिष, ठीक है। अब इस रा को इस आ से जोड़ दीजिए तो शब्द क्या बन जाएगा, निरामिष। बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब चलिए यहां आते हैं मनः धन विज्ञान। तो ये पहला नियम है आपकी विसर्ग संधि का कि यदि विसर्ग के बाद में कोई सघोष व्यंजन आता है तो विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, मनोविज्ञान। तो यहां तक हमने आज प्रैक्टिस करी, रैंडमली संधियों को, शब्दों को लिखकर उनकी संधि करी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हो एक एक संधि का मैं अलग अलग इसी तरीके से विच्छेद कराऊं तो मैं वो भी कराने को तैयार हूं। रेंडमली मैंने इसलिए कराया क्योंकि पेपर में ये पूछ के नहीं देता कि आपको कितनी आती कितनी नहीं आती, क्रम से नहीं देता, वो रेंडमली जब वहां पर देगा तो आपको पहचानना भी होता है कि कौन सी संधि है और ये भी बताना होता है कि वो संधि करनी कैसे है। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से पेपर में आपके प्रश्न आते हैं और इसी तरीके से आपको हल करने होते हैं। मैं औरों की तरह नहीं, और भी क्या करते हैं कि वो सब पहले यण यण संधि के उदाहरण, फिर दीर्घ दीर्घ संधि के उदाहरण, फिर गुण गुण संधि के उदाहरण, तो इस तरीके से नहीं कराता। इस तरीके से कराऊंगा तो आपके मन में क्या होगा कि दीर्घ के बाद में जो उदाहरण है वो गुण का ही होगा, गुण के बाद में जो उदाहरण है वो वृद्धि का ही होगा, वृद्धि के बाद जो उदाहरण है वो यण का ही होगा। यहाँ मैंने रैंडमली आपको जो दिए हुए हैं मैंने इसीलिए दिया है, ये अभ्यास मैंने आपको इसीलिए कराया है। और अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप एक बार इन सबको अपनी कॉपी पर उतार लेना, उसके बाद इनको हल करना, और हल करने के बाद में मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से दोबारा देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां हम संधि विच्छेद का अभ्यास करेंगे। चलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, तब तक के